Welcome students in this another video lecture of estimation and costing। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एस्टिमेशन यानी कि आकलन के तत्व कौन कौन से होते हैं इनको देखने की प्रयास करेंगे और एस्टिमेशन के दौरान कौन कौन सी टाइप की एरर्स होती हैं यानी कि दोष होते हैं, वो दोष उत्पन्न होते हैं जिनको दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला अवॉइडिंग एरर्स और दूसरा अनअवॉइडेबल एरर्स। अवॉइडेबल एरर्स एंड अनअवॉइडेबल एरर्स, इन दो टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। एस्टिमेशन के विभिन्न भाग हम देख चुके और अब हम जिस तरीके से हमने कॉस्टिंग के विभिन्न तत्व देखे थे, जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, और वन मोर देयर इज एंड देन दैट विल इक्वल टू, यदि हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट और उसको जोड़ेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी एंड सो ऑन। तो हमने विभिन्न जो घटक हैं उनको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हमने देखने का प्रयास किया और इसके साथ ही साथ हमने उसको डिटेल में एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास किया। ठीक इसी तरीके से एस्टिमेशन के कौन कौन से विभिन्न तत्व हैं जो सहायता करते हैं एस्टिमेशन करने में, और इनके बिना एस्टिमेशन हो ही नहीं सकता। ये सारे तत्व हम पहले भी जब हमने एस्टिमेटर क्वालिटी, एस्टिमेटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये, या डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टिमेशन, इन सब में भी इसको देख ही रखा है, लेकिन ये उसी से रिलेटेड है और ये सारे हम पहले देख चुके हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको समझने व्हेन वी विल गो थ्रू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एस्टिमेशन, यानी आकलन के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं। पहला है डिज़ाइनिंग एवं ड्राफ्टिंग, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, उत्पादन एवं नियोजन, नियंत्रण। डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग हमारे जो एस्टिमेशन का प्रमुख पार्ट है। वो प्रमुख पार्ट इसलिए कहेंगे कि हम यदि डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस क्वालिटी को कभी भी अचीव नहीं कर सकेगा यदि हमने उसकी प्रॉपर डिज़ाइन और उस डिज़ाइन में क्या मॉडिफिकेशन है उसको ड्राफ्टिंग के द्वारा हम जब तक हल नहीं कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब हम, और आप देखेंगे इंसिडेंटली कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हम इसको डिटेल में थ्रू आउट फर्स्ट सेमेस्टर हमारे यहाँ हम पढ़ भी चुके हैं। तो पहला डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग, आपको पता है कि आप मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन डिज़ाइन के माध्यम से आपने डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए दूसरा, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसको हम ये टाइम स्टडी और मेथड स्टडी हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिटेल में देख रखी है। साथ ही साथ प्रोडक्शन यानी कि P, नियोजन मतलब प्लानिंग P, अगेन P, एंड कंट्रोल दैट इज C। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPC, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और PPC, इनके ऊपर भी हमें ये इसके तत्व हैं। इनके नियोजन के बिना भी यदि हमने बिना इसके एस्टिमेशन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, हमने प्रोडक्ट बना लिया, मशीन बना ली, सारी डिज़ाइन ड्राफ्टिंग कर ली, सारी स्टडी कर ली है, लेकिन यदि इसमें कोई एडवांसमेंट की भूमिका नहीं है, इन फ्यूचर आप प्रैक्टिकली प्रोटोटाइप हो या प्रोटोटाइप बनाकर और उसका प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं, यानी अनुसंधान कार्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान कार्य, रिसर्च को क्या बोलते हैं, अनुसंधान। तो प्रैक्टिकल एंड R&D वर्क को भी हमको कंटिन्यूएशन में करते रहना पड़ेगा आफ्टर फिक्सिंग एवरीथिंग। अब हमको नेक्स्ट और मेन है डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेशल टूल, विशिष्ट टूल की डिज़ाइनिंग। यदि हमारे प्रोसेस में
ये हमने पहले भी डिस्कस करके रखा है पुराने वीडियोस में, लेक्चर्स में, कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिग्स एंड फिक्सचर और डिज़ाइन एंड विशिष्ट टूल जो हमको स्पेशल टूल्स लगते हैं उनकी भी हमको डिज़ाइनिंग और उसको समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से भी हमको लगे हमें उसकी व्यवस्था करनी है। ये भी महत्वपूर्ण है। पदार्थ यानी कि मटेरियल, श्रमिक यानी कि लेबर, और ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो इन सब को, ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऊपरी व्यय जो है ये कभी भी किसी भी प्रोसेस में एग्जैक्ट, यानी कि सपोज मुझे प्रोडक्ट करना है तो सिंपली एज इट इज़ मार्केट रेट के हिसाब से हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें हमेशा ऊपरी व्यय को, जो होने वाला है ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी लगने वाले हैं, इनका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। बिकॉज यदि हमने एस्टिमेशन करते समय इनको इंक्लूड नहीं किया हमारे एस्टिमेशन में, तो ये जो ऊपरी व्यय हैं ये जो हैं ये हमारे को लॉस में कन्वर्ट होंगे डायरेक्टली जब हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे। तो यदि हमने इसका निर्धारण नहीं किया तो ये सबसे, यदि आप साथ में से तो ठीक है आप लिख सकते हैं, ये बहुत आराम से आप समझ भी गए, लेकिन यदि आपने ऊपरी व्यय नहीं लिखा तो ये ध्यान रखेंगे एस्टिमेशन आपका इनकम्प्लीट रहेगा। और आपने सिर्फ अपना जो बजट है वो इन 6 पॉइंट्स पर बनाया है और आपने ऊपरी व्यय नहीं ऐड किया है तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे जैसे ही आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने की स्टेज में आएंगे। इसका आप बेहद ध्यान रखें। तो इन्हीं बिंदुओं को और एनलार्ज करते हुए हमें दो महत्वपूर्ण दोष जो हैं उनको स्टडी करना है कि ये कौन कौन से हैं। और ये जो दोष हैं इनका अध्ययन इसलिए भी किया जाता है कि कई बार हम नोन चीज़ को अवॉइड करते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर खर्चा है लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं और उसको अपने बजट में इन्वॉल्व नहीं करते, और हम ये सोचते हैं कि जब आएगा तब देखेंगे। तो ये दो प्रकार के अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, इस तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करिए। तो दो हैं, हिंदी में प्रॉपर वर्ड है उपेक्षित नहीं किए जाने वाले दोष यानी कि अनअवॉइडेबल एरर्स, और उपेक्षित किए जाने वाले दोष यानी अवॉइडेबल एरर्स। आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही इसे याद रखिए, अनअवॉइडेबल एरर्स और अवॉइडेबल एरर्स। तो ये दोनों क्या हैं, इनको डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। तो जो अनअवॉइडेबल एरर्स है वो है पहला मशीनरी ब्रेकडाउन। आपकी मशीनरी कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा पावर फेल्यूर, यदि पावर फेल्यूर होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मशीन ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं हम प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में सब्जेक्ट में हमने ब्रेकडाउन और क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है। प्लांट मेंटेनेंस सेफ्टी में हमने ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस के लिए जो शेड्यूल बनाते हैं उसके हिसाब से हम जो करते हैं वो, ये ब्रेकडाउन कब होता है जब हमने मशीन का मेंटेनेंस नहीं किया है और सीधे हमने मशीनरी को चालू किया, हम कभी मशीनरी देखते नहीं तो ब्रेकडाउन होता है। दिस वी हैव स्टडीड अर्लियर। और दूसरा पावर फेल्यूर, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, दैट्स वाई दीज आर अनअवॉइडेबल एरर। लेकिन ब्रेकडाउन जो है इसको हमको कंसीडर हम नहीं कर सकते बिकॉज ये अनअवॉइडेबल एरर, लेकिन हमको इस पोजीशन पर आना नहीं है कभी भी। ये हमने लास्ट ईयर प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में सीख रखा है। दुर्घटनाएं, ये एक्सीडेंट है, ये अनअवॉइडेबल है लेकिन हम इन्हें अवॉइड करना है। श्रमिकों की दक्षता में कमी, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया है लेबर का, लेकिन आपकी लेबर जो है वो उतनी स्किल्ड नहीं है कि वो उस काम को पर्टिकुलर कर सके, उसे ट्रेन होने में काफ़ी समय लग रहा है, तो वो आपका डेफिनेटली लॉस है। और साथ ही साथ यदि आप उस स्किल्ड लेबर को पहले दिन से ही हायर करते हैं, यदि आप सेमी स्किल्ड को स्किल्ड बनाते हैं तो आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यदि आप स्किल्ड लेबर लाते हैं तो उनको आपको हायर सैलरी देनी पड़ती है। तो दैट्स वाई ऑलवेज ट्रेनीज आर वेलकम इन द प्लांट सो दैट दे कैन लर्न एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ, उनकी स्किल में
मजबूती आती है और स्किल में मजबूती आने के कारण वो काम को सही ढंग से कर सकते हैं, हायर इफिशियंसी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता है, अनअवॉइडेबल है कि श्रमिकों की दक्षता में कमी है, तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। इन चारों पाँचों जो अभी तक 4 पॉइंट्स हमने देखने का प्रयास किया है। मशीनों एवं औजारों की दक्षता में कमी। अब आपने मशीन खरीद ली और आपके जो टूल्स और टैकल्स हैं उसमें भी इफ़िशियंट नहीं है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स एन अनअवॉइडेबल एरर्स। हड़तालें हमारे देश में, ये हमने पहले भी देख रखा है कि कुछ भी होता है तो हड़ताल की शुरुआत हो जाती है। ऑन दैट स्ट्राइक इज़ अनअवॉइडेबल। आपको उसे आप कभी भी ये एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आपने एस्टिमेशन किया है और ड्यूरिंग दैट एस्टिमेशन इन सब का आप रिकॉर्ड रखें। आप सोच लें खुद अपने आप, बिना एक्चुअल परफॉर्मेंस के, ये 6 चीज़ें आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्शन लेवल पे आते हैं और कॉस्टिंग में आते हैं तो ये सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली ये सारी 6 पॉइंट्स किसको कन्वर्ट करते हैं सिलेबस के, ये कन्वर्ट करते हैं लॉस में। आप मशीनी ब्रेकडाउन, पावर फेल्यूर या एक्सीडेंट, या ये तीनों, और मेनली स्ट्राइक, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अनअवॉइडेबल एरर्स। नेक्स्ट, उपेक्षित किए जाने वाले दोष यानी अवॉइडेबल एरर्स, यानी आप इन अवॉइड को उपेक्षित कर सकते हैं। यानी कि आपको अब जब आप एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे प्रथम है खराब विश्लेषण। यदि आपका एनालिसिस, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, यदि आपका पुअर एनालिसिस है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और इसे सही विश्लेषण यानी कि एनालिसिस में परिवर्तित कर सकते हैं। सही आंकड़ों का प्रयोग न करना। आपने कहीं से किसी से सुनी सुनाई बातों पर आंकड़े लाए और आपने उन्हीं आंकड़ों को बेस में रखते हुए अपना एस्टिमेशन बनाया तो 100% आप फेल होंगे। कुछ घटकों की पुनरावृत्ति होना। आपको पता है आप कई बार एस्टिमेशन कर चुके हैं और आपको पता है कि ये घटना या ये घटक या ये कॉन्स्टिट्यूएंट आप पे बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उसको डाल देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये यदि बिना सोचे समझे आप डाल रहे हैं तो आपका एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए इन 4 पॉइंट्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ घटकों का छूट जाना, यदि आपका एस्टिमेशन सही नहीं है तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स छूट जाएगा। इन सब को एक एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि सपोज़ आप एक ब्रिज इरेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपने टेंडर निकाला। सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल है, बट यस इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनीवन। सपोज़ आपने एक ब्रिज निर्माण का कार्य लिया है और वो उसका टेंडर आपने पेपर में देखा और आपने उस पेपर में छपे हुए टेंडर के हिसाब से अपना एस्टिमेशन बनाया एंड यू सबमिट द कॉस्ट। कि उन्होंने बोला 12 लाख का यदि काम है तो आपने 12 लाख से 97,000 का आपने टेंडर भरा एंड यू आर द लोवेस्ट वन, तो टेंडर आपको मिल गया। लेकिन इसमें आपके अवॉइडेबल एरर्स कौन कौन से हैं? आपका हो सकता है पुअर एनालिसिस हो। पुअर एनालिसिस किस माध्यम से? आपने कंक्रीट, रेत और मतलब कंक्रीट बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए आपने रेत और गिट्टी और सीमेंट की सही मात्रा का चयन नहीं किया हो, तो ये आपका अवॉइडेबल पुअर एनालिसिस है। सही मात्रा का यदि आपने, तो आपका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम या ज़्यादा पड़ेगा। आपने पुराने एक्सपीरियंस से तो आपने उस सीमेंट के और इन आंकड़ों का प्रयोग किया तो आपका एस्टिमेशन फेल हो गया। कुछ घटकों की पुनरावृत्ति होना, यानी आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी सपोज 4 आदमियों में आप काम करते हैं तो आपने 4 आदमी डाल दिए विदाउट थिंकिंग। और कुछ घटकों का छूट जाना में आप एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि सपोज़ आप दंतेवाड़ा में रहते हैं, आपका पूरा लेबर दंतेवाड़ा में रहता है और आपको जो ब्रिज जिसके लिए आप ये टेंडर डाले हैं वो ब्रिज आपके रहने के इससे
50 किलोमीटर अंदर है, तो अब आपको डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट लगेगी, जिसका आपने काउंटिंग नहीं की है, एस्टिमेशन नहीं किए। तो ये अवॉइडेबल एरर्स हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है कि इनको अवॉइड नहीं करना है, हर बात पुनरावृत्ति भी नहीं करना है, और कोई भी किसी भी एंगल से ये छूट ना जाए। तो आपने सपोज 12,90,000 का डाला, 70,000 का डाला, और आप लोवेस्ट है और आपको टेंडर मिल गया, बट यू विल व्हाट विल हैपन कि आपको ये ठेका मिलने के पश्चात भी ये आपको लॉस में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आपने अवॉइडेबल एरर्स की हैं। आप उपेक्षित कर सकते थे इनको सही तरीके से एस्टिमेशन करके, और ये चूँकि आपकी चूक है, एंड दैट विल कन्वर्ट इट इन लॉस। तो इससे हमको बचना चाहिए, हमेशा हर वक्त इससे हमको बचना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। So thank you student for this for your attention. Thank you very much.